हाय गाइस, कैसे हैं आप? लेट अस डिस्कस एंथ्रोपोलॉजी. ओके. पुरानी वीडियोस में हमने कुछ ट्राइबल्स की प्रॉब्लम्स स्टडीज की. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट पॉलिसी एंड ट्राइबल्स. ओके. अब फॉरेस्ट पॉलिसीज को, क्योंकि ट्राइब्स जो हैं वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो एंथ्रोपोलॉजी में फॉरेस्ट पॉलिसी को पढ़ना और उनके इम्पैक्ट को स्टडी करना इम्पॉर्टेंट बन जाता है. अब पहले कैसी पॉलिसीज थी? प्री इंडिपेंडेंस फॉरेस्ट पॉलिसी कैसी थी? ठीक है. उसमें जो पुरानी फॉरेस्ट पॉलिसी थी, उसमें आपको बता दूं कि जो फॉरेस्ट पॉलिसीज होती थी उसमें ब्रिटिश का ओनरशिप होती थी, लैंड के ऊपर अथॉरिटी होती थी उनकी. ठीक है. तो वो कुछ एक्टिविटीज है जैसे ग्रेजिंग है, उसको इलीगल डिक्लेयर किया था उन्होंने, है ना. तो अब फॉरेस्ट ऑफिशियल्स अपॉइंट करती थी ब्रिटिश, जो कि रिस्ट्रिक्ट करती थी ट्राइबल के राइट्स और रेगुलेशंस. ठीक है. प्रिविलेजेस फॉरेस्ट में. ठीक है. जैसे मैं बताऊं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927. ठीक है. तो फॉरेस्ट को, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत फॉरेस्ट को कुछ रिजर्व्ड में तीन कैटेगरीज बनाएगी: रिजर्व्ड में, रेस्ट्रिक्टेड में एंड विलेज में. ठीक है. तो अब जो राइट्स थे वो कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड थे ट्राइबल्स के लिए. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि ब्यूरोक्रेसी पावरफुल थी. ठीक है. उनके पास एक्सटेंसिव पावर्स थी. जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये आज भी एग्जिस्टेंट में है. ओके. अब इससे पहले भी बड़े सारे फॉरेस्ट राइट एक्ट आए. ठीक है. अब जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी, उनका क्या असर हुआ? फॉरेस्ट ओके गाइस, तो क्या हुआ आगे? ओके. तो उसके बाद क्या हुआ? जो कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी थी ट्राइबल्स की. ठीक है. तो क्या हुआ कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता था फॉरेस्ट का. ठीक है. तो अपने बेनिफिट के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने के लिए वो फॉरेस्ट को इस्तेमाल करते थे, रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से कलेक्ट करते थे, और ट्राइबल्स को बोला जाता था कि ये वायलेटर्स हैं फॉरेस्ट लॉज के. ठीक है. और उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी. तो जो जमींदार्स होते थे, आउटसाइडर्स होते थे, उनको राइट्स होते थे कि वो फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करें. ओके. तो उसके बाद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया, तो क्या उसके बाद जो फॉरेस्ट पॉलिसीज आई उनको देखते हैं उसमें क्या था. तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी आई 1952 में. तो इसमें क्या हुआ, थोड़े से प्रिविलेजेस ट्राइबल्स को दिए गए. ठीक है. उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 आई, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 आई. तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 क्या था? तो ये पॉलिसी क्या थी? शिफ्ट थी. एक शिफ्ट था फॉरेस्ट मैनेजमेंट में इंडिया का. तो एक फॉरेस्ट का और जो ट्राइब्स का जो रिलेशन है फॉरेस्ट के ऊपर, उसको रिकॉग्नाइज किया गया फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1988. तो क्या हुआ? इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 19
52 ठीक है। तो ये 1952 पॉलिसीज क्या थी? तो इसमें कुछ कंसेशंस थे, कुछ प्रिविलेजेस थे जो कि ट्राइबल लोगों को दिए गए थे। ठीक है। तो उसके बाद 1988 में जब आई तो उस टाइम पे इनको इनकी फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंसी के ऊपर गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, उसको उसको थोड़ा सा मिली। उसके बाद क्या हुआ? इसने कहा कि ट्राइबल को इन्वॉल्व करना चाहिए फॉरेस्ट मैनेजमेंट में। उसके बाद आया ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट 2006 में। 2006 में एक्ट आया, उसमें इनको कहा गया कि इनके इनका ओनरशिप भी है फॉरेस्ट के ऊपर, इनके फॉरेस्ट को मैनेजमेंट के राइट्स भी हैं, ये फॉरेस्ट को जॉइंटली मैनेजमेंट भी कर सकती हैं। तो इससे क्या हुआ कि बेसिकली जो बाद में जो पॉलिसीज आई था वही गवर्नमेंट की जो एक्सटेंशन थे, गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी वो एक्सटेंड होती गई फॉरेस्ट के ऊपर। तो रिटायरमेंट भी थी ट्राइबल्स के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम फॉरेस्ट राइट एक्ट आया 2006 में। इसने फॉरेस्ट को प्रॉपर राइट्स, ट्राइबल्स को प्रॉपर राइट्स दिए। उनको ये कहे जाने लगा कि अब ये एनक्रोचर्स नहीं है, उनको ऑनर्स बनाया गया और जॉइंट मैनेजमेंट में उनको इन्वॉल्व किया गया। ओके। तो द पार्लियामेंट ने पास किया शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इन 2006 में पास किया। ठीक है। तो उनको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी, ठीक है, फॉरेस्ट लैंड में। ओके। तो अब ये था कि जब अगर उनको डिस्प्लेस करना है तो ग्राम सभा को पावर्स दे दी गई कि आपने फॉरेस्ट की रखवाली करनी है। ओके। तो जॉइंट ग्राम सभा ये मिलके ये फॉरेस्ट की देखरेख करेंगे। तो अब इम्पैक्ट क्या रहा? अब तो अब एलिनेशन ऑफ ट्राइब की वजह से ही ये नक्सल मूवमेंट जो है, जो छत्तीसगढ़ को, उड़ीसा को, झारखंड को इम्पैक्ट करते हैं। सिक्योरिटी रीजंस भी आ गए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एक्सपेंशन, अब फॉरेस्ट गवर्नेंस। तो जो कम्युनिटी के फॉरेस्ट भाई उनके राइट्स हैं, वो फॉरेस्ट से लकड़ी को ले सकते हैं, कुछ फॉरेस्ट के ऊपर एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके। अब उसके बाद एनालिसिस की बात करते हैं फॉरेस्ट राइट्स की। ये मैंने बताया आपको क्या है इसका। अब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन बेसिकली है क्या? Urbanization refers to the process of increase in the number of people living in urban areas and the ways in which the population adapts to the change. ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन के क्या था? अर्बनाइजेशन क्या था? अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि सिटीज की डेवलपमेंट होना, अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट होना और पॉपुलेशन में भी सोशल चेंज आ जाना। ठीक है, उनके बिलीफ सिस्टम में चेंज आ जाना। तो इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्राइब के ऊपर क्या हुआ? अब जब अर्बनाइजेशन आई तो ट्राइब की इकोनॉमी जो है वो अपलिफ्ट हुई, क्योंकि जब इंडस्ट्रीज बनती है तो डिस्प्लेस भी हुए लोग, लेकिन जो लोगों को जॉब भी मिली। ठीक है।
तो अब जॉब, उस जॉब ने उसको उनको अमीर तो नहीं बना दिया, बट एक किस्म की अनस्किल्ड लेबर वर्क उनको मिल गया इंडस्ट्रीज में। ठीक है, और उनकी जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। अब फैमिली जो है वो वैल्यू जो है वो चेंज हो गई। ठीक है, तो वुमेन को भाई प्रॉब्लम होने लगी, तो ट्राइबल के इंस्टीट्यूशन वो खत्म होने लगे क्योंकि लोग फैक्ट्रीज में रहने लगे। तो जो सोशियो इकोनॉमिक पैटर्न था, जो उनकी लाइफ थी, कल्चर था, उसमें डाइल्यूशन होने लगी क्योंकि वो और लोगों के कॉन्टैक्ट में आई। ठीक है, अब ट्राइबल सोसाइटी बिल्कुल वो तो डिसएग्रीड होनी थी, मैंने पहले ही बताया। क्लास में डिवीजन हो गई। देखो पहले जो था वो तो उनको मानते थे कि इग्लिटेरियन है, सेल्फ सफिशिएंट है ये। तो अब अर्बनाइजेशन से क्या हुआ, तो इनको जो है मतलब कुछ ट्राइबल जो थे वो एलिट्स बन गए। ठीक है, तो अब जो लेबरर्स हैं, फॉरेस्ट डिवेलपर्स हैं, उनको वो डाउन नजर से देखते हैं। क्लास डिवीजन सी होगी, कुछ एलिट्स बन गए ट्राइब्स और कुछ गरीब पे गरीब ही रह गए। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज आई, इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ, सोशल कल्चरल इम्पैक्ट हुआ, क्लास डिवीजन हुई, माइग्रेशन हुआ। ठीक है ना, तो ओके, अब लेबर क्लास की एक्सप्लॉयटेशन हुई, माइग्रेशन हुआ रूरल से अर्बन इंडस्ट्रियल सेंटर्स में, क्लास की डिवीजन्स हुई, डिसइंटीग्रेशन हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ लेबर क्लास का इंडस्ट्रीज में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लैंड से। लैंड से तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुए? अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि जैसे मैंने बताया बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में बनने से, राउरकेला स्टील प्लांट बनने से क्या हुआ, जो ट्राइबल लोग थे अराउंड में, तो उनको स्टील प्लांट में नौकरी मिल गई। ठीक है, तो उनकी लेकिन अब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, इसमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की प्रॉब्लम उनमें होने लगी। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हुए और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट की एग्जांपल बता दो कि ये क्या हुआ, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, ये ये स्टडीज की थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो कुछ संथल फैमिलीज थे, है ना, वो गांव से उनको डिस्प्लेस किया गया और उनको छोटे छोटे घर लैंड दे दिए गए, स्मॉल पैच दे दिए गए लैंड के हट्स बनाने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं दी उनको। ठीक है, तो अब झुग्गीस में रहने लगे और कॉन्ट्रैक्टर्स से वो नौकरी प्राप्त करने लगे। ठीक है, अब चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने उनको नौकरी नहीं दी, पीके दास गुप्ता ने ये स्टडी की थी। तो डिस्प्लेसमेंट से, लैंड से डिस्प्लेसमेंट हो गए, तो लेबर क्लास, जैसे टी इंडस्ट्री सेटअप हुई वेस्ट बंगाल में, तो ट्राइबल्स को वहां पे एज ए लेबरर काम किया। ठीक है, तो माइग्रेशंस हुई। ठीक है, तो अब क्लास सेगमेंटेशन हुई। ओके, तो जैसे टिस्को जब हुआ, टिस्को जब सेटअप हुई, तो इससे बहुत सारे ट्राइबल हो, संतल्स, इनको ये डिसइंटीग्रेट हो गए ट्राइबल सोसाइटी से। तो इसमें आपने बताना है कि इम्बराइजेशन से पॉजिटिव चेंजेस क्या हुई, नेगेटिव चेंजेस क्या हुई। जैसे टिस्को बनने से लोग जो है वो सोशली डिसइंटीग्रेट हो गए, चित्ररंजन लोकोमोटिव वर्क्स बनने से
है ना, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स जो है वो सेटअप हो गया। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से जब बोकारो स्टील प्लांट आया, राउरकेला स्टील प्लांट आया, उससे इनकी डिस्प्लेसमेंट हुई, इनको स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड दे दिए गए, एग्रीकल्चर लैंड नहीं दी गई। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम थी अर्बनाइजेशन से, ये इम्पैक्ट हुआ अर्बनाइजेशन का। अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन एंड डेप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट्स। ओके गाइस, अब हम है क्या, तो किस तरह से एक्सप्लॉइटेशन कैसी हुई, डेप्रिवेशन कैसी हुई शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की। ओके, ओके, तो जैसे बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो इनकी क्या प्रॉब्लम्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं इनके लिए। ठीक है, तो पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन में देखें हम, तो आर्टिकल है 366, तो आर्टिकल 366 शेड्यूल का ट्राइब्स को डिफाइन करता है, सच ट्राइब्स और ट्राइबल कम्युनिटीज। ठीक है, तो ऐसी ट्राइब्स जो कि नोटिफाइड है, such tribes or tribal communities or part of or groups within such tribes or total tribal communities as are deemed under Article 342 to the scheduled tribes for the purpose of constitution। इसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 342 एंड आर्टिकल 366। तो जो ग्रुप्स, कैटेगरीज इनमें फॉल करती हैं, उनको हम शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं अंडर आर्टिकल 342 एंड अंडर आर्टिकल 366। अब इनकी एक्सप्लॉइटेशन क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है शेड्यूल ट्राइब्स की। शेड्यूल ट्राइब्स की प्रॉब्लम देखा जाए तो अनलिमिटेडनेस की प्रॉब्लम है, लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है, पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, फिर एक्सप्लॉइटेशन है, बॉन्डेड लेबर है, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है, लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटी है, एजुकेशनल डिसेबिलिटीज हैं, बड़े सारे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में मैंने बताया ये इन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ये कहाँ पे काम करते हैं, ये बॉन्डेड लेबर काम करते हैं, लोगों के घरों में काम करते हैं, मनी लैंडर से पैसा ले लेते हैं लेकिन ये चुका नहीं पाते हैं। तो मैंने जुआंग्स की एग्जांपल दी थी, मैंने कोटला की एग्जांपल दी थी, उत्तराखंड में जुआंग्स की एग्जांपल दी थी, उड़ीसा में। ठीक है, मुंडा है, संथल्स वो हैं, इलिटरेट लोग हैं, लिटरेसी रेट कम है। ठीक है, तो इनकी अब जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, उड़ीसा के, उनमें दिक्कतें हैं, है ना। तो लैंड एलिनेशन है, अब लैंड एलिनेशन की प्रॉब्लम है ट्राइब्स में। ओके, तो इंडेप्टेडनेस है, बॉन्डेड लेबर है, ये हमें पता है। तो कहाँ कहाँ है बॉन्डेड, राजस्थान में मैंने पढ़ा था, सागरी सिस्टम आपको बताया था, उड़ीसा में है कौथी सिस्टम। तो ये बॉन्डेड लेबर का यहाँ पे पड़ा होता है, यहाँ पे लोगों को उधार नहीं चुका पाते, तो वो पूरी लाइफ तक उनके घरों में छोटे मोटे काम करते हैं। ओके, तो एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। ठीक है, वो उसके बड़े सारे रीजंस हैं, है ना। फॉरेस्ट में रहते हैं, वहाँ पे स्कूल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, उनकी जो लैंग्वेज है उनकी उनके मीडियम में बुक्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। अब अनएम्प्लॉयमेंट, अब जब वहां से इनको लैंड से बेदखल कर दिया जाता है, तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स आती है, वहां पे इनको वेज नहीं मिल पाती, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी नहीं मिलती इनको, बेरोजगार है। ठीक है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम में इनमें क्योंकि माल न्यूट्रिशन है, क्योंकि इनको हेल्थ की नॉलेज नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इनके हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो जैसे मैंने बताया आपको कुछ G6PD डेफिशिएंसी है इनमें।
ठीक है, मलेरिया डेफिशिएंसी है, ठीक है, और उसके बाद और बड़े सारे सिकल सेल एनीमिया है उनमें, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, हेल्थ की है प्रॉब्लम, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, डिस्प्लेसमेंट है ट्राइब्स की। तो क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं सरदार सरोवर डैम से, ठीक है, और टाइगर रिजर्व से, ठीक है, फिर टिस्को प्लांट से एग्जांपल देता हूँ, फिर बीएचईएल से, राउरकेला स्टील प्लांट से, ठीक है। फॉरेस्ट राइट, अब फॉरेस्ट पॉलिसीज मैंने बताई, कॉलोनियल पीरियड में जो फॉरेस्ट पॉलिसीज थी 1927 की, तो उसमें इनको ट्राइबल्स को वायलेटर्स मानते थे, इनके राइट्स खत्म कर दिए गए। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई उसके बाद भी राइट्स जो है इनको बड़े ज़्यादा राइट्स नहीं दिए, फिर आ जाके 2006 में फॉरेस्ट डेवलपर्स राइट, इनको प्रॉपर राइट्स मिले तब जाके। तो डेप्रिवेशन था फॉरेस्ट राइट्स का। ओके, तो हमने बताया प्रॉब्लम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन डेप्रिवेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अब जैसे कल्चरल डेप्रिवेशंस है, अब जैसे मैं बताऊं हो है, संथल है, मीना है, बाइगा है, तो इन्होंने हिंदू कल्चर्स को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो लैंग्वेजेस हैं, दूसरी लैंग्वेजेस वर्जन्स हैं, उनको अडॉप्ट कर लिया है। तो कहीं ना कहीं इनके अपने कल्चर से इनको बेदखल किया है। तो अब लोअर कास्ट से ये मील एक्सेप्ट नहीं करते, है ना। अब ट्राइबल लैंग्वेज जो थी वो एक्सटेंट हो रही है। अब जो बैगास हैं, जुआंग्स हैं, आर पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ट्राइब्स हैं, ठीक है। ओके, पर्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्राइब्स को क्या बोलते हैं? अ, तो इनको न्यूट्रिशनल स्टेटस बहुत ही पूरा है, पॉवर्टी है इनमें, ठीक है। इन पे एक टैटू होता है फोरहेड में, तो इनको कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विस के लिए इनको डिनाई किया जाता है। तो ये दूसरी स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं, वहां पे अपनी लाई के बारे में गलत बोलते हैं। ओके, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने प्रॉब्लम्स तो डिस्कस की, क्या प्रॉब्लम्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, शेड्यूल्ड कास्ट की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो सेफ गार्ड्स हैं इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या हैं, मैंने बताया था आर्टिकल 366 और 342 के तहत जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब देखो इनके लिए एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं, कल्चरल सेफ गार्ड्स हैं। तो इनके लिए एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं, कल्चरल सेफ गार्ड्स हैं। तो इनके जो आर्टिकल 15(4) ये क्या बोलता है कि बैकवर्ड क्लासेस की एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए, उनको एडवांस करना है, आर्टिकल 15(4). फिर उसके बाद आर्टिकल आता है 29, हमने पढ़ा भी था, लिंग्विस्टिक मिनॉरिटीज में, रिलीजियस मिनॉरिटीज में 25, 28 रिलीजन को लेके है, 29 इसमें जो
इंटरेस्ट है माइनॉरिटीज के उसको प्रोटेक्ट करता है 29। ठीक है, 15 और 29 ये आपने याद रखना है। उसके बाद आर्टिकल आता है 46। अब 46 आर्टिकल क्या बोलता है? 46 आर्टिकल कहता है कि जो है जो गरीब लोग हैं, शेड्यूल कास्ट लोग हैं, वीकर सेक्शन है, उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ठीक करना चाहिए, एजुकेशन इंटरेस्ट को उनको केयर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 350 है, लैंग्वेजेस को, कल्चर को प्रिजर्व करना है। जो आर्टिकल 50 कहता है कि मदर टंग में इनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। अब सोशल सेफ गार्ड भी है, आर्टिकल 34, ये ट्रैफिकिंग को अवॉइड कर प्रोहिबिट करता है। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 24 है, ये चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को। आर्टिकल 24 प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड्स। अब एजुकेशनल एंड कल्चरल सेफ गार्ड्स क्या बोलते हैं? वो 15 में इनकी एडवांस करना है इनको। और 29, 20, 30 आर्टिकल्स कहता है इनकी मिनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आर्टिकल 353 उसके बाद फिर आर्टिकल 23 बोलता है कि ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, लेबर को प्रोहिबिशन करना है, चाइल्ड लेबर को आर्टिकल 24 कहता है। तो ये सोशल सेफ गार्ड है, एजुकेशनल सेफ गार्ड है, इकोनॉमिक सेफ गार्ड है। इकोनॉमिक सेफ गार्ड में आप कह लीजिए कि जो आर्टिकल 244 क्या कहता है, फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई करता है कहाँ पे? कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये इनको क्या करता है? फिफ्थ शेड्यूल इनके ऊपर लगता है। अब आर्टिकल 24 ये कहता है, ओके, इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स है इनके लिए। तो ये अप्लाई करता है फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में, एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेफ गार्ड करता है। अब पॉलिटिकल सेफ गार्ड में क्या है? रिजर्वेशन है एसटी के लोकसभा में, एसटी की रिजर्वेशन है स्टेट लेजिस्लेचर में। तो ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब नेशनल कमीशन भी है भाई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये चीजें हैं शेड्यूल ट्राइब्स की सेफ गार्ड्स के लिए। ओके, तो इनको एडमिनिस्ट्रेशन है फिफ्थ शेड्यूल का स्टेट्स में, शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज में, तो जो कि आर्टिकल 244 के तहत है। तो चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिशन है 24 आर्टिकल कहता है। ह्यूमन ट्रैफिक का प्रोहिबिशन है वो आर्टिकल 23 कहता है। इनको इनके इंटरेस्ट को एडवांस करना है वो आर्टिकल 23 कहता है। मिनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है वो आर्टिकल 29 कहता है। तो इनके लिए सोशल सेफ गार्ड्स हैं, इकोनॉमिक सेफ गार्ड्स हैं, एजुकेशनल सेफ गार्ड्स हैं, पॉलिटिकल सेफ गार्ड्स हैं, इनकी रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में। ठीक है, नेशनल कमीशन तक बना है अंडर आर्टिकल 338A एंड आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, तो ये चीजें हैं इनके लिए। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन का, मैंने बताया। तो फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है। फिर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है इनके लिए। ठीक है, तो इनके लिए स्कीम्स भी है, इनके लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ठीक है, ट्राइबल वीमेन को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए स्कीम है, मेरे को स्कीम का नाम नहीं याद आ रहा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वन जीवन स्कीम है इनकी, स्टैंड अप इंडिया स्कीम है इनकी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्कीम है ट्राइबल्स के लिए। तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट जो है वो इनको देती है। ठीक है, तो बड़ी सारी देखो लेजिस्लेचर्स भी इनको प्रोटेक्ट करता है।
फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पिज़्ज़ा एक्ट है, ट्राइबल सब प्लान है, ठीक है। तो अभी भी बोलते हैं कि अभी भी ये लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है 43%, पर इनके साथ साथ जनरल कैटेगरी के लोग भी रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। तो अब जो लिटरेसी स्टेट है, हाँ हालांकि वो इम्प्रूव हुआ है, लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुआ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हुआ है, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट भी इनकी हुई है, तो ये चीज़ें इनकी प्रॉब्लम्स अभी भी क्रिटिक जो है वो ये चीज़ें बोलते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स दिए शेड्यूल ट्राइब्स को। अभी हम प्रोविजंस को भी डिस्कस किया, तो हमने अब डिस्कस करना है शेड्यूल कास्ट और इनके लिए क्या क्या जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स हैं। अब शेड्यूल कास्ट बेसिकली ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टाइम पहले तो हम बात करते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट बेसिकली आर्टिकल पढ़े थे हमने, एक आर्टिकल था शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आप याद रखना, मैंने बताया था आपको आर्टिकल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन होते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 342 और अंडर आर्टिकल 366, 342 366 और अंडर आर्टिकल 341 कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 341 में शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये भी बैकवर्ड कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, अनटचेबिलिटी से सफर कर रही हैं, अदर डिसेबिलिटी से सफर कर रही हैं। तो अब शेड्यूल कास्ट ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो अब शेड्यूल कास्ट है क्या बेसिकली, ठीक है। इंडिया में पॉपुलेशन इसकी काफ़ी ज़्यादा है शेड्यूल कास्ट की, तो ये सोशल डिसेबिलिटी से सफ़र कर रही हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या है इनकी, एक्सप्लॉयटेशन है, सोशल प्रॉब्लम्स क्या है इनकी। देखो ट्राइब्स का जो था लैंड रिलेशन है, इसमें भी है, इनमें भी बड़ी सारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कास्ट की वजह से ये लो कास्ट में फॉल करते हैं, तो इनको छोटी नज़रों से देखा जाता है, इनकी पोजीशन लो है, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है। तो अब जो हाई कास्ट हिंदूज हैं वो सोशल डिस्टेंस बना के रखते हैं। तो अब शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स क्या है, एक्सप्लॉयटेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, शेड्यूल, ठीक है। तो इनको दलित्स के साथ बड़े सारे इंसिडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको अनटचेबल ट्रीट किया जाता है। अब सिचुएशन अर्बन एरियाज में काफ़ी इंप्रूव हो गई है, पर गाँवों में कहीं कहीं पैचेस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब रिलीजियस प्रॉब्लम भी है। अब ये प्रॉब्लम पहले थी, हाई कास्ट ब्राह्मण की सुपरमसी थी मंदिरों में, तो इनको पूजा नहीं करने दिया जाता था, तो ठीक है। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी थी इनमें, तो बड़ी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये से जो गुजरे हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या थी, गरीब थे, ठीक है। तो इनको छोटे कामों के लिए रखा जाता था, ठीक है। तो ये बॉन्डेड लेबर भी काम करते थे, ठीक है। अपने
अपने आप को एंगेज नहीं कर पाते थे प्रोफेशंस में। ठीक है, तो ये इनको आज़ादी नहीं थी कोई भी ऑक्यूपेशन चूज करने की, ये इनकी प्रॉब्लम थी। पब्लिक डिस्प्लेस डिसेबिलिटीज भी थी, और बड़ी सारी मैंने बताई हैं आपको, है ना। एजुकेशनली भी ये गरीब थे, रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी इनमें, सोशल प्रॉब्लम्स थी इनमें सोसाइटी में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है शेड्यूल कास्ट के लिए? बिल्कुल, अब देखो आर्टिकल 17 है जो कि कहता है कि अट्टा अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है ये। ओके, अब देखो, अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है? 15, 16, 17। तो 16 बोलता है कि हम उनको रिजर्वेशन दे सकते हैं जॉब में, प्रमोशन में। अब आर्टिकल 15 क्या बोलता है? तो दिस अलोज द स्टेट इम्प्लीमेंट करनी है रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये भी बोलता है कि स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए एससीज के लिए। ठीक है, ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी शेड्यूल कास्ट की एडमिशन होनी चाहिए। ओके, अब रिजर्वेशन भी देता है शेड्यूल कास्ट को ये पंचायत में। ठीक है, पार्लियामेंट में भी है, लेजिस्लेचर में भी है। तो आर्टिकल 338, 338 ए, नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो उसके बाद नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है शेड्यूल कास्ट के लिए, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स भी हैं इनके लिए। तो आर्टिकल 15 है, 17 अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है ना। तो अब आर्टिकल जो 15 बोलता है कि इनकी एडवांसमेंट करनी चाहिए, सेम जैसे शेड्यूल ट्राइब्स के केस में पढ़ा हमने कि इनको एडवांस, इनके इंटरेस्ट को एडवांस करना चाहिए, वैसे ही हमने पढ़ा शेड्यूल ट्राइब के केस में कि इनको हमें एडवांसमेंट करना चाहिए। ओके, ये कहता है आर्टिकल 15(0). ठीक है, तो ये है आर्टिकल 15। तो इनको 17 के तहत अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन है फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है ना। तो इनके लिए स्कीम्स हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, वन जीवन। ओके, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके सेफगार्ड्स भी दी है, इनको इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी किया है, वीकर सेक्शन को भी। ठीक है, इनको प्रमोशन है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको रिजर्वेशन के तरीके से अटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। पहले जो मंदिर में इनकी एंट्री नहीं होती थी, अब वो वैसा सिस्टम नहीं है। अब पहले इनको जॉब चूज करने की आज़ादी नहीं थी, अब ये चूज कर सकते हैं। तो शेड्यूल को कैसे डेवलपमेंट करना है?
आप इनको एजुकेशनली डेवलप कर सकते हैं, है ना। इनको हम इकोनॉमिकली भी डेवलप कर सकते हैं, रोजगार देके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का बेनिफिट देके, सोशली भी डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनको इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट्स का मैंने जो इनकी डिसेबिलिटीज है वो डिस्कस की, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या है वो डिस्कस किए। ठीक है, अब हम टॉपिक अगला पढ़ते हैं, सोशल चेंज क्या है। ओके, और कंटेम्परेरी ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके ऊपर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या इम्पैक्ट पड़ा, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है उनके लिए, वेलफेयर मेजर्स क्या है ट्राइबल के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए, इनके बारे में पढ़ना होता है। ओके, उसके बाद हम आगे टॉपिक पढ़ते हैं, सोशल चेंज एंड कंटेम्पररी ट्राइबल सोसाइटीज, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न democratic institution, development programs and welfare measures on tribal and weaker section. सोशल चेंज क्या है और कंटेम्पररी ट्राइबल सोसाइटीज क्या है। ओके, अब देखो, मतलब उनके वेज ऑफ लाइफ में, कल्चर में चेंजेस आ जाना, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। इन्होंने सेवरल बैटल्स में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, अब देखो मेलिनोस्की ने क्या पढ़ा है, आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक स्टडी किया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि सोशल चेंजेस हो रही हैं। ठीक है, इवान प्रिचर्स ने स्टडी की थी एजेंडेस ऑफ अफ्रीका के लोगों में, इन्होंने कहा था कि इसमें सोशल चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो लेवी स्ट्रॉस ने भी कहा कि सोशल चेंजेस होंगे, मेलिनोस्की ने कहा सोशल चेंजेस होंगे, इवान प्रिचर्स ने कहा सोशल चेंजेस होंगे। ठीक है, अब इजेंडेस, ऑर्गेनॉट्स एंड न्यूट्स, अगर अब उन्होंने इतनी सारी चेंजेस आई हैं, तो बिल्स, गॉन्स एंड टोटा जो इंडिया के ट्राइब्स हैं उन्हें भी चेंजेस उनमें आई हैं। अब इम्पैक्ट क्या है मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। अब जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज हैं, है ना, तो इनका क्या असर पड़ा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है। अब वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं, लेडीज गांव की, वो अपने सोशल इश्यूज से रेज करते हैं, अल्कोहल का इशू हो, ड्रग का इशू हो, क्लीनलीनेस का इशू हो, वो ये सब करते हैं, है ना। तो अब पीसा से ट्राइबल्स को बेनिफिट हुआ है क्योंकि वो जॉइंटली मैनेज कर रहे हैं फॉरेस्ट को। ठीक है, अब जैसे गॉन्ड्स जो हैं,
महाराष्ट्र की, मेंदाल लेखा विलेज, द गॉड्स ऑफ महाराष्ट्र। तो इनको क्या है, इनके पास राइट्स हैं, जो कलेक्ट भी कर सकते हैं और डिस्पोज भी कर सकते हैं बैम्बूस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये मुमकिन हुआ पीसा 1996 के तहत। और ये गोंस कहाँ पे? महाराष्ट्र के गोंस जो हैं। ओके, तो ये इस तरह से इनको एम्पावरमेंट हो रही है। अब जैसे उड़ीसा है, उड़ीसा में एक न्यामगिरी जगह है, ठीक है, तो वहां पे ग्राम सभा ने, जो 12 गांव की ग्राम सभा थी, जिनमें डोंगरिया कोंद रहते थे, कोंद ने क्या किया? रिजेक्ट कर दिया माइनिंग प्रोजेक्ट को। ठीक है, उड़ीसा में कोंद ने माइनिंग प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। वैसे ही महाराष्ट्र में जो उड़ीसा में है माइनिंग प्रोजेक्ट, उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, तो ये इनके पॉजिटिव इफेक्ट्स थे। अब नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हुए? पीआईआरएस आने से क्या हुआ? जो ट्रेडिशनल ट्राइबल लीडरशिप थी, वो कहीं ना कहीं खत्म होने लगी। ठीक है, तो अब उनका रोल कम हो गया, क्योंकि उनका रोल बस फैमिली के डिस्प्यूट्स थे उसको ही सॉल्व करते थे, मैरिज के डिस्प्यूट्स थे वही सॉल्व करने लगे। तो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट में कन्फ्लिक्ट्स आने लगा, क्योंकि पहले वो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। अब पार्टिसिपेशन जो है वो नॉन ट्राइबल्स आ गए हैं पीएआरएस में, लीडरशिप रोल आ गई है। ठीक है, पार्टिसिपेशन लेस है। ठीक है, अब कंटेम्पररी ट्राइबल सोसाइटीज हैं, तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का क्या असर पड़ा है इनके ऊपर? जी मैंने बताया, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। ओके, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ा है उसके ऊपर। अब ट्राइबल चेंज में क्या क्या हुई, चेंजेस आई। ठीक है, ओके, तो अब सोशल चेंज क्या हुई उनमें? तो हिंदू आउटसाइडर्स के आने से उनमें चेंजेस आई। ठीक है, फॉरेस्ट पॉलिसी,
कल्चरल इकोनॉमी, ये सारा डिस्कस किया मैंने। ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवॉल्ट्स भी हुए, ठीक है। अभी देखो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर मेजर्स ऑन ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन। अब इनके वीकर सेक्शन के लिए क्या क्या वेलफेयर प्रोग्राम थे ट्राइबल वेलफेयर के, बट इससे ये हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। बट सोशल चेंज क्या आई, अब देखो जब आउटसाइडर जब हिंदू के कॉन्टेक्ट में आए तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम का कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ठीक है, तो उनमें आने से तो बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके बिलीफ्स में चेंजेस आई, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, ठीक है। फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उससे वो फॉरेस्ट से उठाते थे वुड। नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स को हमने अच्छे से पढ़ा, ये भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसके आगे जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर मेजर्स ऑन ट्राइबल्स एंड वीकर सेक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे गाइस। ओके गाइस, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें गाइस। थैंक यू।